इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, उसको अपन इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। ठीक है, यानी अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो सिंबल है सेल का वो अपन ऐसे बनाते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, अब सेल से रिलेटेड देखो तीन टर्म्स होती है। एक तो है अपने पास ईएमएफ, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। एक है टर्मिनल पोटेंशियल और एक है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, पहली बात कौन सी है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब अगर आपका सेल एक ओपन सर्किट में जुड़ा हुआ है, मतलब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं अपन, उस केस में उस सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ओपन सर्किट में, वो क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इन ओपन सर्किट। ठीक है, जबकि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल इन क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब इसमें से क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है, करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं। तो जब करंट फ्लो हो रही है, यानी ये तो कब निकालोगे आप? क्लोज सर्किट के लिए, और ये किसके लिए है? ओपन सर्किट के लिए। ठीक है, फिर एक बात है किसकी? इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी सेल के अंदर, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? करंट के रास्ते में रुकावट। तो सेल के अंदर जो एटम आयन वगैरह जो भी प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे? करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ना। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय सेल इटसेल्फ, खुद सेल के द्वारा उसके करंट के रास्ते में जो रुकावट होगी उसको अपन क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है, रिलेशन है ई मतलब ईएमएफ, ई इक्वल टू क्या होता है? वी प्लस आई आर, ये होता है। ठीक है, अब दो कंडीशन अपन जनरली देखते हैं ना। एक अपन कंडीशन देखते हैं चार्जिंग की। ये जो रिलेशन है ये अपने को अलग अलग कंडीशन में निकालना पड़ेगा। एक तो अपने को किस में निकालना पड़ेगा? चार्जिंग में, और एक अपने को किस में निकालना पड़ेगा? डिस्चार्जिंग में। अब चार्जिंग वाले में देखें तो चार्जिंग का मतलब जैसे ये अपने पास है, सॉरी पहले डिस्चार्जिंग देखते हैं ना। डिस्चार्जिंग का मतलब करंट जो है, इधर रेजिस्टेंस है ये आर, ये स्मॉल आर इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये प्लस ये माइनस। अब डिस्चार्जिंग का मतलब सेल क्या कर रहा है? सर्किट को करंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें करंट ऐसे जाएगी आई। तो इसमें अगर हम किरचॉफ्स लॉ लगाएं तो देखो, लगा के देखो, यहां से चले आई आर, फिर इधर गए तो प्लस आई आर, फिर ये माइनस ई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ई की वैल्यू, हाँ ई एम एफ, इसका खुद का ई एम एफ, इसका खुद का है ना, तो किसी की भी निकाल लो ना। ई की निकाली तो ये दोनों, ये उधर चला गया तो क्या आ गया? आई आर प्लस आई आर। आई इंटू आर क्या होता है? वी प्लस आई आर। ये रिलेशन आ गया। चाहो तो यहाँ से आई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आई क्या आ जाएगा? ई माइनस वी अपॉन में। तो ये तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? कब है ये? डिस्चार्जिंग का। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है अपने पास चार्जिंग का, चार्जिंग ऑफ सेल। अब चार्जिंग ऑफ सेल में हम क्या करेंगे? सेल को करंट प्रोवाइड करेंगे ना। सेल में जो करंट हम फ्लो करवा रहे हैं वो सेल के अंदर करवा रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा? देखो, यूं है सेल और करंट की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, अब आप चलो वही, हाँ मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं ना। हम रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहे हैं। सेल को चार्ज कैसे करते हैं अपन? प्लग में लगाया, सेल को जोड़ा, ऑन किया, वो डीसी में, एसी से डीसी में कन्वर्ट करके फिर फ्लो करवाते हैं।
मतलब अगर हम इसको इससे हाई वोल्टेज से जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चार्जिंग होने लग जाएगा। अब इसमें करंट ऐसे जा रही है, ये ई है, ये आर है, ये आर है, तो अब देखो इसमें लो लगाओ, देखें प्लस का ई प्लस आई आर इक्वल टू वी। इस केस में रिलेशन क्या आ जाएगा, आई निकालो, कुछ भी निकालो, ई प्लस आई आर प्लस वी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जैसे ई की वैल्यू भी निकाले हैं तो ई किसके इक्वल आएगा, माइनस वी माइनस आई आर, ठीक है। और आई की वैल्यू भी निकाल सकते हो कैसे भी। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट है किसका, चार्जिंग ऑफ अ सेल एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ठीक है। अब ओपन सर्किट की बात करें तो ओपन सर्किट में देखो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ होगा, ये वाला बाहर कुछ भी, ओपन सर्किट का मतलब करंट किसी में अपन फ्लो ही नहीं करवा रहे, तो ये नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हटा देंगे तो इस आर की जगह पे अपन 0 रख देंगे, तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, आई आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कर सकते हो इस स्मॉल आई आर के, इसको 0 रखेंगे ना, आर नहीं है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये 0 मीटर, ई इक्वल टू माइनस का आई आर, इसमें निकालोगे तो ये नहीं है, ई इक्वल टू आई आर। ओपन सर्किट में अभी मैंने क्या बताया, ईएमएफ और अपन ने पढ़ा ना डेफिनेशन, तब क्या कहा था कि ओपन सर्किट के लिए, ओपन सर्किट में सेल के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को कहते हैं ईएमएफ। तो वो ई वो वाला लिखा हुआ है, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ओपन सर्किट में वी किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल, ठीक है। अब आगे जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, नहीं, शॉर्ट सर्किट का मतलब इसको अपन ने ज्वाइन कर दिया यहां से ऐसे, ये कुछ लगाया ही नहीं। अब इसमें कैसे निकालोगे भाई, किरचॉफ लॉ अगर आता है तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो ना, ये ई है, ये आर है, तो ई इक्वल टू आई की वैल्यू ई अपॉन, आई की वैल्यू क्या होगी, ई अपॉन आर, ठीक है। अब आते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सेल के दो तरह से कॉम्बिनेशन होता है, पहला कॉम्बिनेशन अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे मेरे पास मान लो दो सेल है, एक ही है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका EMF E, दूसरा सेल इसका EMF E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इन दोनों को हमने कंबाइन किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या लगा दिया, R लगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग। तो पहले वाले के लिए पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे वाले के लिए अलग अलग होगा, तो V इक्वल टू हम लिख लें, पहले वाले ने मान लो V1 और दूसरे वाले के लिए V2। अब हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल टू V प्लस, V की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, क्या आएगा, E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2, E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन, क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये आ गया V इक्वल टू, देखो E1 प्लस E2 को एक नया दे देते हैं, ये कहते हैं अपन E इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट EMF, माइनस आई R1 प्लस R2 को नया दे देते हैं R इक्विवेलेंट। ये तो हो गया वोल्टेज का फॉर्मूला, चाहो तो करंट वगैरह भी निकाल सकते हो। एक इक्वेशन तो अपने को ये बनानी है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन E इक्विवेलेंट हमने किसको माना, E1 प्लस E2, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। तीसरा R इक्विवेलेंट हमने किसको माना, R1 प्लस R2, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। तो सीरीज के लिए देखो इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट करंट, रेजिस्टेंस, इन तीनों का अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल आ जाए तो EMF वाले में तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे और वोल्टेज इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। सीरीज का मामला तो आसान है। अब बात करते हैं पैरेलल की।
नेक्स्ट है कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, एक सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये इसका EMF E1। दूसरा सेल, ये R2 और ये E2। इन दोनों से हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस R को, ठीक है। अब पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज, अलग अलग क्या होता है, करंट। तो इससे जो करंट आ रही है वो I1 मान ली, इससे जो करंट आ रही है वो I2 मान ली। I1 और I2 दोनों का सम जो है वो इसमें जाएगा, उसको अपन ने I मान लिया। तो I जो है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2। अब जैसे हमने जो डेरिवेशन देखी थी, E इक्वल टू हमने क्या देखा था, V प्लस IR डिस्चार्जिंग के लिए। यहां से अगर मैं IR की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, E माइनस V, और I की वैल्यू निकालूं तो E माइनस V अपॉन में R। यहां रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, E माइनस V E1, दोनों पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो 20 लिखेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा प्लस E2 माइनस V अपॉन में R2, ठीक है। आगे इसको लिख सकते हैं E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 माइनस V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देख लो, V कॉमन, दोनों के अपॉन में अलग अलग लिखते हैं, E के अपॉन में भी R1, V के अपॉन में भी, फिर कॉमन ले लिया। अब इसमें आ जाएगा, आगे देखो I इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो दोनों का एलसीएम R1 R2, यहाँ क्या आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है, माइनस V, इन दोनों का एलसीएम R1 R2, ये आ जाएगा R1 प्लस R2। अब देखो इक्वेशन जो थी ना, V की इक्वेशन हम बना रहे थे ना, V को क्या लिखते थे अपन ने अभी देखा था पीछे, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। मतलब हमें V को सिंगल V अकेला चाहिए, बाकी सबको रिप्लेस करना है। तो एक काम करो, इन दोनों में से जैसे ये R1 R2 है, ये इधर चला जाएगा, तो I क्या आ जाएगा, R1 R2, ठीक है। एक काम, पहले इसको एक स्टेप और कर लेते हैं ना, इसको इधर लिया है, इसको इधर ले आते हैं, तो V इंटू यहाँ आ गया देखो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस, ये उधर गया, ये I इधर आ गया, ठीक है। इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, R1 R2, ये आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2, ऐसे ही कुछ होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको इसे डिवाइड करके, ठीक है। फिर ये चल रहा है V R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, ये कट गया, अकेला V लाना है तो V इक्वल टू कितना आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों के अलग अलग लिख दें, माइनस I, ये हो गया R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। इसको हमने कह दिया, क्या कह दिया, E इक्विवेलेंट, ये I, और इसको क्या कह दिया, R इक्विवेलेंट। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, V। तो V की इक्वेशन तो आ गई, V की इक्वेशन तो दोनों ही मामलों में कॉमन है। अब अपने पास E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट डिफरेंट है, तो जैसे देखो पहले E इक्विवेलेंट हमने किसको माना, इस पूरे को ना, तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट ये है E1 R2 प्लस
E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। और R इक्विवेलेंट तो देखो वैसे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बन गए, क्लियर। इन फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है कि अपने को डेरिवेशन करनी भी आनी चाहिए। इस पूरे को इक्विवेलेंट लिखा क्योंकि अपने पास v का फॉर्मेट क्या है, v इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट है, तो इस पूरा ये पूरी एक क्वांटिटी आ रही है, इसको ई इक्विवेलेंट मान लिया, इसको आर इक्विवेलेंट मान लिया। वाह, देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, पावर क्या होती है, रेट ऑफ विच कर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की पावर का मतलब होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट कितनी स्पीड से इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कितनी रेट से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन में टाइम, वर्क या एनर्जी यहाँ दोनों सेम ही है, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला निकालें तो वर्क इज इक्वल टू होता है, देखो V इंटू क्यू, क्योंकि वी नो दैट V इक्वल टू W बाई क्यू, अपॉन में क्या आ गया T, V क्यू बाई T क्या होता है I, तो पावर का हमारे पास फॉर्मूला आ गया V इंटू I। और भी बना सकते हो, क्या हो सकता है और फॉर्मूला, V की जगह ओम्स लॉ से हम जानते हैं IR होता है, तो I को I से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया I स्क्वायर R, फिर I की जगह V अपॉन R लिख सकते हो, तो V स्क्वायर अपॉन R, तीन फॉर्मूले बन गए। अब कौन सा किस कंडीशन में लगाना है वो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो क्या आ जाएंगे, VIT या I स्क्वायर RT या V स्क्वायर बाय R, ठीक है। फिर एक है जूल्स हीटिंग लॉ। जूल्स हीटिंग लॉ में ये है कि जूल ने ये कहा कि जब किसी सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो उसके रेजिस्टेंस के कारण कुछ एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं जूल्स हीटिंग लॉ। और ये जूल्स हीटिंग इक्वेशन होती है कि जो हीट है वो किसके इक्वल होगी, I स्क्वायर RT के। I क्या है करंट, R क्या है रेजिस्टेंस और T क्या है टाइम, ठीक है। अब जो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जैसे आयरन है, गीजर है, हीटर है, इन इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। जो प्रेस होती है ना घर पे आयरन, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा इसलिए रखते हैं ताकि क्या ज्यादा प्रोड्यूस हो, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो, ठीक है। कंप्लीट।